नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, राम राम सभी को राधे राधे। और सभी प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी दोस्त बहुत बढ़िया होंगे। एकदम बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त और शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही, ठीक है। अच्छा, जल्दी से आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। लक्ष्मी जी बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे दोस्त, लक्ष्मी महादेव बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए थोड़े से कमेंट्स में बड़े कर देती हूँ, के बाद आगे की तरफ मूव करेंगे और अपने चैप्टर को आगे लेकर चले। ठीक है, बस थोड़े से कमेंट्स और आपके मुझे अच्छे से विजिबल हो जाएं, के बाद मैं आपको लेकर चलूँ। जल्दी से आप लोग बताएं मुझे कि आप लोग मुझे सिखा रहे हैं कि आप सभी प्यारे दोस्तों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। फटाफट से बता दो एक बार, उसके बाद अपनी इस क्लास को, अपने सेशन को आगे लेकर चले। सभी को नमस्कार है प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे है प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आवाज़ मेरी पहुंच। तो टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आइए इसी टॉपिक की तरफ फिर से बढ़ते हैं और बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। ठीक है, बात करते हैं हम लोग किसकी? एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्त्रावी तंत्र की। ठीक है, अंतःस्त्रावी तंत्र क्लियर। इस चैप्टर में हम लोग अपनी 3 ग्रंथियों को कर चुके हैं और तीनों ही ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती हैं। तो 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं जिनको हम कर चुके हैं, और कौन सी हैं ये तीनों ग्रंथियां जो आपके मस्तिष्क के अंदर आपको पाई जाती हैं। तो चलिए इन तीनों ग्रंथियों से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके बनते हैं एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ। जैसे आप पिट्यूटरी के बारे में पढ़ चुके हो, है ना, तो क्या आपके मस्तिष्क में होती है मास्टर ग्लैंड है। आप पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और आप लोग पढ़ चुके हैं प्यारे दोस्तों आपकी पीनियल ग्लैंड के बारे में, जो कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकालती है। ये हार्मोन आपको नींद से जगाता है। इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। तो मैं आपको पढ़ा रही थी थोड़ा सा पीनियल के बारे में। तो जो पीनियल ग्लैंड है जिसको हम क्या कहते हैं? पीनियल काय के नाम से जानते हैं। तो ये जो पीनियल काय आपकी ग्रंथि होती है, पीनियल काय जिसको हम लोग कहते हैं, ये ग्रंथि आपके शरीर में मस्तिष्क में होती है ये भी। और इस ग्रंथि को हम लोग तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। मैंने आपको ये पॉइंट बताए थे। अब ये कौन सा हार्मोन निकालती है, उस हार्मोन से मैं आपको चीजें बता रही थी। तो ये ग्रंथि निकालती है दोस्तों एक हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन भाई? मेलाटोनिन। ठीक है, तो ये निकालती है मेलाटोनिन हार्मोन। अच्छा, ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ये हमारे अंदर क्या काम करता है? तो ये मेलाटोनिन मैंने आपको बताया कि इस मेलाटोनिन को हम लोग जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भाई? जैविक घड़ी। पिछली क्लास में हमने इस बात को किया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं जैविक घड़ी? क्योंकि ये हमारी तो बायोलॉजिकल क्लॉक है, मतलब जो हमारी जैविक घड़ी है, जब हम जागते हैं सोते हैं तो उस साइकिल को ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अब ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन कई बार ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि ये हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी समय से विकसित करता है। तो कई बार ऐसे आ जाता है कि पीनियल ग्रंथि से वो कौन सा हार्मोन निकलता है जो हमारे प्रजनन अंगों का समय से विकास करता है। जैसे समय से कैसे भाई? अगर मैं आपको कहूं, है ना, अगर मैं आपको कहूं कि लड़के और लड़कियों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका मैचुरेशन कब होता है, तो आप लोग बताते हो कि मैम इनका मैचुरेशन होता है हमारे लड़कों के अंदर तो ऐसा समझ लीजिए 14 साल के आसपास, और लड़कियों में 10 से 11 साल की उम्र के अंदर जो ओवम होते हैं, अंडे, एग, वो बनने शुरू हो जाते हैं। या 11 से आप लोग बता सकते हो 13 उम्र की साल में लड़कियों में अंडे बनने लग जाते हैं। इस दौरान जो महिलाओं में अंडे परिपक्व हो रहे हैं, इस दौरान जो लड़कों के अंदर जो शुक्राणु, या इस दौरान जो लड़कों के अंदर जो लैंगिक ऑर्गन है उनकी स्ट्रक्चर या वहां पर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चेंजेस लेकर आता है ये क्या करता है? तो ये समय पूर्वक, ठीक है, ये समय के अनुसार जब भी समय आ जाएगा, यानी लड़का लड़की 13-14 साल के जब हो जाएंगे, तो समय के अनुसार
लैंगिक अंगों का विकास करता है। ठीक है, लैंगिक अंगों का विकास। ठीक, तो लैंगिक अंग जो होते हैं उनका विकास भी करता है, लैंगिक अंगों का विकास करता है, ये एक पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, तो ये लैंगिक अंगों का विकास भी करता है, इसीलिए इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, क्योंकि सही समय पर लड़के और लड़कियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को विकसित करने का काम भी करता है ना। तो यहाँ पर हो जाता है, तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ, इसका काम हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ, इसका एक काम हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को डेवलप करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, राइट टाइम, ऑन राइट टाइम, सही समय पर प्रजनन अंगों का विकास भी करता है। जिनके अंदर सही समय पर प्रजनन अंगों का विकास नहीं हो पाता उनमें फिर आगे चलकर बहुत सी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर। बेटा डायलिसिस जो होता है ना, डायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो परासरण प्रक्रिया द्वारा ही डायलिसिस होता है। देखो कैसे, जब कोई हॉस्पिटल के अंदर किसी का डायलिसिस हो रहा है, किसी को कृत्रिम विधि द्वारा रक्त को शुद्ध किया जा रहा है, तो वहां पर जो मशीनें हैं, जो डायलाइजर मशीन है, उस मशीन के अंदर जो ब्लड है वो फिल्टर होगा, तो वो किस प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, प्रासरण, ये मैंने आपको बताया है। तो डायलिसिस मशीन के अंदर जब कृत्रिम तरीके से हम रक्त को शुद्ध करते हैं तो उस मशीनों में कुछ छन्नियां लगी रहती हैं, कुछ मेम्ब्रेन लगी हुई होती हैं, वही मेम्ब्रेन फिर क्या करती हैं, रक्त को छानती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या है बेटा, ये बताओ। तो वो मशीन जो है डायलाइजर मशीन, वो किस प्रक्रिया पर काम करती है, वो विसरण की प्रक्रिया, वो परासरण की प्रक्रिया पर काम करती है, डिफ्यूजन। उसमें क्या होता है कि परासरण क्या होता है बेटा, परासरण है कि एक मेम्ब्रेन के द्वारा जब अणु के पार्टिकल क्रॉस होते हैं, झिल्ली से होकर जब पार्टिकल क्रॉस होते हैं, तो मतलब वही है। और जब क्या होगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जब पार्टिकल चलते हैं एक मेम्ब्रेन से निकलकर, तो वही होता है परासरण। तो वो परासरण होता है डायलिसिस मशीन के अंदर। ये पूछा जाता है कि डायलिसिस कराने के दौरान जो डायलाइजर होता है वो किस प्रोसेस पे काम करता है, तो परासरण बताना है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब ये चीजें समझ में आ गई। तो मेलाटोनिन का ये काम भी होता है। कई बार ये मेलाटोनिन ना महिलाओं के अंदर सिग्नल भी देती है कि महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के लिए ये राइट टाइम है। जैसे आप लोग देखते हो कि महिलाओं के अंदर अगर प्रेगनेंसी का राइट टाइम माना जाता है तो वो 20 से 30 के बीच में माना जाता है कि 20 साल से 30 साल की एज में अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उस दौरान ये मेलाटोनिन अच्छी मात्रा में रिलीज होता है। मतलब ये अच्छे से सिग्नल देता है महिला को कि वो अब उसकी बॉडी बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये मेलाटोनिन जो होता है ये इनएक्टिव होने लग जाता है, और वही जब 40 की उम्र के आसपास महिलाएं पहुंचती है तो फिर प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो थोड़े से डिक्रीज होते चले जाते हैं, क्योंकि 45 और 55 के आसपास महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही रुक जाती है, उनमें पीरियड्स ही आना रुक जाते हैं, जिस वजह से उनमें एग ही नहीं बनते महिलाओं में। तो जब अंडा ही नहीं बन रहा है तो शुक्राणु फिर फर्टिलाइज किसको करेंगे, इसीलिए महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो कई बार ये हमें मेलाटोनिन या हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमें इंडिकेट भी करती है कि फीमेल्स के प्रेग्नेंट होने का राइट टाइम क्या है। ठीक है, तो ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको बता सकते हो, मतलब ये क्लॉक है, मतलब ये घड़ी है, ये हमें बताती है कि हमारी पूरी लाइफ साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस किस किस टाइम होने चाहिए। जैसे प्यूबर्टी, आपको किशोर अवस्था कब आनी चाहिए, है ना, एक महिला में प्रेगनेंसी के लिए रेडी जो उसकी बॉडी होती है वो कब होनी चाहिए, इस तरीके से ये बताती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। हाँ, डिफ्यूजन तो बेटा लंग्स में होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस तो आपके एल्वियोलाई में गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, वहां तो गैसेस तो एक्सचेंज हो रही है, साथ में लिक्विड भी तो ब्लड से छन रहा है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी तो आपके ब्लड से छन रहे हैं, तो वो ऑस्मोसिस आता है। अब चलो आगे, अब बात करते हैं हम लोग कि मैम ये जो हमारी पीनियल ग्लैंड है इससे इतने पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब आ जाइए बेटा आपके शरीर की दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो भाई हेडिंग डालेंगे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब हम आपके शरीर की चौथी ग्रंथि की बात करते हैं जिसको कहते हैं अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड।
इस ग्रंथि से भी बहुत से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, है ना। सबसे पहले तो सभी बच्चे जानते हैं इस ग्रंथि की लोकेशन क्या होती है। ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है बताओ। इसकी स्थान, इसको जब आप ढूंढेंगे तो आपके शरीर में ये कहाँ मिलेगी, है ना। तो आप बताते हो कि मैम ये हमारे थ्रोट में मिलती है, ये हमारे गर्दन में, नेक एरिया में मिलती है। ठीक है, तो ये थ्रोट एरिया के अंदर आपको मिलती है। या तो आप इसको गर्दन वाला एरिया बोल दीजिए या आप इसको थ्रोट बोल, ठीक है। तो आपकी गर्दन या आपके थ्रोट वाले एरिया में यहाँ यहाँ होती है ये ग्रंथि, ठीक है। इस ग्रंथि की शेप से भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। पुराने पेपर उठाकर देखिए, इस ग्रंथि की शेप से भी क्वेश्चन बने हैं कि इस ग्रंथि की आकृति कैसी होती है। तो जब हम इस ग्रंथि की शेप की बात करते हैं तो ये जो ग्रंथि होती है इसकी शेप होती है, कैसी होती है सबको पता है। हाँ जी, कैसी होती है इसकी शेप, तो आप बताते हो बटरफ्लाई के समान, यानी तितली दबोचली मैंने, ठीक है, सारे जहान की रंगत मुट्ठी में आ गई मेरे। तो भाई बटरफ्लाई की जैसी होती है ये बटरफ्लाई, ठीक है। तितली उड़ी बस पे चढ़ी, सीट ना मिली तो रोने लगी, ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास, तो तितली बोली हट बदमाश। तो मतलब ये याद रखना, ठीक है। मैम मेरा डोपामाइन मर गया है बेटा उसको जगाओ डोपामाइन को, ठीक है। अब देखो इधर, तो ये तितली के शेप की होती है, बटरफ्लाई ग्लैंड भी इसको हम लोग कहते हैं, आपके गर्दन में होती है, ठीक है। जब इस शेप की, इस ग्लैंड की हम लोग शेप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये आप लोगों की है थायराइड ग्लैंड। ये हमारे गर्दन में, हमारे वोकल बॉक्स के पीछे स्वरयंत्र होता है ना हम लोगों का, स्वरयंत्र जिससे हमारी आवाज निकलती है, सारे गामा पाधा नी सा, जिससे हम स्वर निकालते हैं। तो हमारे स्वर यंत्र के पीछे होती है ना जो हम लोगों का लैरिंग्स है। पढ़ चुके हो ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स के बारे में, इसके पीछे की तरफ ये होती है, ठीक है ना। देखो हाँ मैम, रेल फाउंडेशन ओल एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया है। जितना डीपली यहाँ पढ़ लोगे उतना डीपली उस टारगेट बैच में शायद नहीं पढ़ पाओ, ठीक है। तो बिल्कुल जिन बच्चों ने फाउंडेशन बैच खरीद लिया है, आप इस बैच से तैयारी करो बेस्ट तरीके से अपनी, ठीक है। सारा कवर आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बाकी अगर आप चाहते हो तो उसको खरीद सकते हो, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि अगर ये बैच खरीद लिया है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो आप लोगों की थायराइड ग्लैंड होती है ये आपके गले में होती है, ठीक है। आपको अभी मैंने दिखाई इसकी शेप कैसी होती है। फिर इस ग्रंथि से आपको पूछा जाता है कि ये ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, या इस ग्रंथि की एक खास बात ये है कि आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा पर निर्भर होती है ये ग्रंथि। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि इस ग्रंथि को कार्य करने के लिए, ठीक है, इस ग्रंथि को कार्य करने के लिए, ठीक है, मतलब जब ये कार्य करेगी ना तो इसको कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, करने के लिए आप बताते हो आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। आयोडीन एक तत्व है, ठीक है, एक एलिमेंट है, और ये आपके बॉडी के अंदर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कई एग्जामिनेशन में, इस पर मैं लगा रही हूँ स्टार, ठीक है, इस पर मैंने लगा दिया जी स्टार, क्योंकि कई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि को कार्य करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। बताओगे आयोडीन, तो बताओगे आयोडीन इज रिक्वायर्ड for the function of this gland, the function of this gland। तो भाई इस ग्रंथि के कार्य करने के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, आप बताते हो आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्लियर है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं। मैम इसका कोई और नेम नहीं है बेटा, इसको अवटू और थायराइड के नाम से ही जानते हैं बेसिकली, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। तो इस ग्रंथि को कार्य करने के लिए आयोडीन की नीड है, तो आपने लिख लिया। अब बात करते हैं हार्मोन कौन सा ये रिलीज करती है। तो भाई चलिए इस ग्रंथि से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स की बात करते हैं। इस ग्रंथि से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में अब हम लोग करते हैं। तो ये जो ग्रंथि होती है ना ये मेनली दो हार्मोन रिलीज करती है।
थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं दो हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? एक तो ये निकालती है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन, क्लियर, ये निकालती है दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे आप लोग कि हमारी पिट्यूटरी से, हमारी पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता था जो इस ग्रंथि को एक्टिव करता था, वो कौन सा हार्मोन था? कितने बच्चों को याद है? जल्दी से बताओ। आरओ, एआरओ के लिए आप लोग कर सकते हो बेटा, ठीक है। अच्छा आरओ एआरओ के मेंस में आया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल आया होगा, मैंने बताया ना बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग कि आप लोग मुझे बताएं कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है इसको कंट्रोल करने के लिए आपके ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, वो कौन सा था? मैंने आपको बताया था। कितने बच्चों को याद है उस हार्मोन का नाम? फटाफट से बताओ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एक हार्मोन तो हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन, एक हार्मोन तो ये रिलीज करती है भाई थायरॉक्सिन हार्मोन, ये आता है पेपर में, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से? तो आपने कहा थायरॉक्सिन, बहुत सिंपल है, नाम से रिलीज आपको पता चल रहा है, थायराइड निकालती है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का एक और नाम है, थायरॉक्सिन हार्मोन को हम लोग T3 एंड T4 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को हम लोग T3 और T4 के नाम से भी जानते हैं, TSH हार्मोन, बिल्कुल। तो आपकी पिट्यूटरी निकालती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है जब एक्टिव हो जाएगी तो दो हार्मोन निकालेगी, एक हो जाएगा थायरॉक्सिन जिसको हम T3 और T4 भी कहते हैं। तो कई बार T3 और T4 हार्मोन कौन सी ग्लैंड निकालती है ये भी आ जाता है, तो आप बताते हो थायराइड ग्लैंड। अच्छा थायरॉक्सिन को T3 T4 के नाम से जाना जाता है। T3 की फुल फॉर्म आप बताते हो ट्राई आयोडोथायोनिन, ठीक है, आयोडोथायोनिन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई आयोडोथायोनिन, हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ, ट्राई आयोडो, आयोडो मतलब आयोडीन की जरूरत होती है भाई इस ग्रंथि को, तो ट्राई आयोडोथायोनिन, ठीक है, थायोनिन। तो ये भी पूछा जा सकता है T3 की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्राई आयोडोथायोनिन इसको कहा जाता है। अच्छा T4, फोर का मतलब होता है टेट्रा, फोर का मतलब होता है टेट्रा, तो इसको कहते हैं टेट्रा आयोडीन, ठीक है, टेट्रा आयोडोथायोनिन, आयोडोथायोनिन, इसको क्या कहते हैं? टेट्रा आयोडोथायोनिन। टेट्रा क्या होता है? टेट्रा का मतलब चार होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, ठीक है, तो टेट्रा, टेट्रा आयोडोथायोनिन, थायोनिन, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म आती है टेट्रा आयोडोथायोनिन। ये दोनों आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में, क्लियर। अब चले आगे, तो एक हार्मोन तो ये हो गया, मैम दूसरा हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? तो इसी से निकलने वाला जो दूसरा हार्मोन है ये होता है कैल्सीटोनिन, ये होता है दोस्तों कैल्सीटोनिन। तो ये भी पूछ लेता है कि कैल्सीटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, ठीक है, कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है ये कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है? तो बताओगे कि भाई ये आपकी थायराइड ग्लैंड ही कैल्साटोनिन हार्मोन भी निकालती है, ठीक है, दो हार्मोन ये रिलीज करती है, दोनों आपने लिख लिए। चलिए आइए अब बात करते हैं एक एक करके इन दोनों हार्मोन कि इन दोनों हार्मोन को क्या कहते हैं। कमेंट्स क्यों रुक गए आप लोगों के? भाई एक बार कमेंट्स करना, कमेंट्स रुक गए हैं, क्लास सही चल रही है? एक बार बताओ सभी दोस्त, आपके कमेंट्स रुक गए हैं। हाँ जी भाई एक बार बताएंगे सभी दोस्त, ठीक है। चलो देखो सिलेबस को रोज पूछते हो तुम हर क्लास में कि कौन कब खत्म होगा सिलेबस, कब खत्म होगा। बेटा मैंने बता दिया है फाउंडेशन बैच है, टाइम लगेगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा। चलो आओ बात करते हैं थायरॉक्सिन की, आओ बात करते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये क्या काम करता है इसकी बात करते हैं। भाई ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना ये एक ऐसा हार्मोन है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो चलिए इस थायरॉक्सिन के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या फंक्शन करता है, इसका पूछा जाता है पेपर। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, इसके कार्य आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन,
तो भाई ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, पहले तो आपका मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, ठीक है। उपापचयी दर जो होती है उसको नियंत्रित करता है ना, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। उपापचयी दर क्या होती है, जल्दी से बताओ, कई बार बता चुकी हूँ। आपकी उपापचयी दर को नियंत्रित करता है दोस्त, ये आपका मेटाबॉलिक रेट बनाता है, ठीक है। तो आपकी उपापचयी दर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। ये क्या करता है, कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट। अब मेरा प्रश्न ये है कि उपापचयी दर क्या होती है, कंट्रोल्ड मेटाबॉलिक रेट। ये क्या करता है, आपका मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। और मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ शायद कि मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जल्दी से बताओ बेटा। देखो मेटाबॉलिक रेट का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो, आप खाना खा रहे हो तो वो पच रहा है ना, तो वो मेटाबॉलिक रेट है। आपकी बॉडी में एंजाइम बन रहे हैं खाने को पचाने वाले, आपका मेटाबॉलिक रेट है। जितना अच्छा एंजाइम बनेंगे उतना अच्छा खाना पचेगा, जितना अच्छा खाना पचेगा उतना अच्छा आपकी आंतों में एब्जॉर्ब होगा, जितने अच्छे से आंतों में एब्जॉर्ब होगा उतने अच्छे से कोशिकाओं तक पहुंचेगा, जितने अच्छे से कोशिकाओं तक पहुंचेगा उतनी ही हेल्दी आपकी कोशिकाएं रहेंगी, और जितनी हेल्दी कोशिकाएं उतने ही अच्छे से आपके पूरे ऑर्गन काम करेंगे। दिल खुश, किडनी खुश, आपके लीवर खुश, आपके लंग्स खुश खुश, सारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, सही तरीके से खाने को पचाएगा, सही तरीके से बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस बनाएगा, सही तरीके से आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन वगैरह एंजाइम वगैरह का सीक्रेशन करेगा। इतना अच्छा है ये, चयापचय दर भी कह सकते हैं इसको, उपापचय दर या चयापचय दर, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट। अब जिसका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है या जिसका मेटाबॉलिक रेट बढ़िया है, वो आदमी भी दिखने में एकदम फिट रहेगा। भाई कई बार तुमने ऐसा सुना है, लोग बाग कहते हैं कि हमें तो हवा भी लगती है, हमें तो पानी भी लगता है, हम तो पानी भी पी लेना वही हमारे शरीर में लग जाता है और हम मोटे होते हैं, हम तो हवा भी सूंघ लेना तो हम मोटे हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं भैया मैं तो दिन में 10-10 बार खाना खाता हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा है, लगता ही नहीं है शरीर में, एकदम सूखड़ी पहलवान होते हैं। तो मतलब ये मोटा होना पतला होना कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिक रेट से रिलेटेड है। जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है वो बंदे एकदम पतले, मतलब उनकी बॉडी के अंदर फैट भी ऐसे पच जाता है धड़ल्ले से और एकदम सूखड़ू होते हैं। जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत धीरे होता है वो कुछ भी ना खाएं फिर भी फूलते चले जाते हैं, मोटे होते चले जाते हैं। तो जिनका मेटाबॉलिक रेट एकदम बढ़िया होगा, तो ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो, वो एकदम परफेक्ट बॉडी वाले होते हैं। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट हमारा बहुत ज़रूरी है कंट्रोल करना, यही हार्मोन है जो मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, इस हार्मोन की कमी और अधिकता की वजह से हमारे अंदर कई बार बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो जब ये हार्मोन हमारे अंदर कमी हो जाती है, इस हार्मोन, जब ये हार्मोन हमारे अंदर लेस अमाउंट में बनता है, तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको कहा जाता है हाइपोथायरोडिज्म। क्या हो कहा जाता है, हाइपोथायरोडिज्म। क्लियर, थायरोडिज्म, उस बीमारी को कहते हैं हाइपोथायरोडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, और थायरोडिज्म का मतलब थायराइड हार्मोन। इस बीमारी को कहा जाता है हाइपोथायरोडिज्म। तो जब कभी हम अपने हाँ पतलू हो जाते हैं और कोई मोटू हो जाते हैं, है ना। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि मैम मेरी बेइज्जती मत करिए, मैं बहुत खाता हूँ पर लगता नहीं है। भाई मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, ये तो मैं समझा रही हूँ बस आपको, कंडीशन एक ऐसी बनती है, ठीक है। अब देखो, जब हमारे अंदर थायरोक्सिन का लेवल बहुत कम हो जाता है तो हमारे अंदर एक बीमारी या एक कंडीशन बनती है जिसको कहते हैं हाइपोथायरोडिज्म, ठीक है। और मैम जब ये हमारे अंदर बहुत अधिक बन जाता है, थायरोक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारी थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने लग जाती है, तब क्या होगा, तब भी एक बीमारी हो जाती है, तब भी एक कंडीशन बनती है। तो मैम वो कंडीशन क्या बनेगी, तो वो कंडीशन बनेगी कि भाई हमारे अंदर जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो एक बीमारी होगी जिसको कहते हैं हाइपर थायरोडिज्म। हाइपर थायरोडिज्म क्या होगा भाई, हाइपर थायरोडिज्म, ठीक है। उस बीमारी को हम लोग कहते हैं हाइपर थायरोडिज्म। तो जब एक बीमारी हो जाती है जिसको कहा जाता है हाइपर थायरोडिज्म। क्लियर है ना। अब देखो ये दोनों शब्द एक से ही लग रहे हैं मैडम हम लोगों को, हाइपर थायरोडिज्म, थायरोडिज्म। आप कहोगे मैम दोनों ही शब्द एक जैसे लग रहे हैं, ध्यान से देखो,
दोनों शब्द एक जैसे कतई भी नहीं है, है ना। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, हाइपर, हाइपो, यहाँ पर क्या है, हाइपर। तो बायोलॉजी में कभी भी आपको कोई ऐसे वर्ड दिखे, हाइपो, हाइपर, तो हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, मतलब कमी हो रही है उस चीज की, जिस भी चीज के बारे में जिक्र हो रहा है। और हाइपर का मतलब है ज्यादा हो जाना। कई बार, कई बार हम क्या होते हैं, हमें किसी ने मान लीजिए गाली दे दी, किसी ने किसी को गाली दे दी। कई बार क्या होते हैं, बहुत से बंदे हाइपर हो जाते हैं, ने गाली हमें दी कैसे, तो मतलब उससे लड़ने लग जाते हैं, हाइपर, गुस्से में लाल, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। कई बार तो हाथापाई भी हो जाती है। तो हाइपर का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा। कहते हो ना, अरे यार वो तो हाइपर हो गया, तो मतलब हाइपर मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। गुस्सा, हाइपर वर्ड का मतलब है ज्यादा। और कुछ होते हैं हाइपो, मतलब एकदम ठंडे, तो मुझे कुछ भी कह लो, उसे कोई मतलब ही नहीं है, ठंडे एकदम, है ना। तो हाइपो का मतलब हो जाता है कमी, हाइपर का मतलब हो जाता है ज्यादा। तो ये दोनों टर्म पेपर में अच्छे से देखकर पढ़ना ऑप्शन में, क्योंकि बच्चे गलती कराते हैं। तो इन दोनों शब्दों का मतलब आपने समझ लिया। अब जब डॉक्टर से हमने अपना टेस्ट कराया और हमारा टीएसएच, ये जो टीएसएच लेवल है या थायरोक्सिन लेवल है, ये कम आया, तो डॉक्टर कहता है हाइपोथायरोडिज्म हो गया आपको, हाइपोथायरोडिज्म हो गया आपको। तो मतलब समझ जाना है हमें, है ना। तो मतलब समझ जाना है हमें कि थायरोक्सिन का लेवल कम हो गया है भाई। और जब डॉक्टर कहे कि आपको हाइपरथायरोडिज्म हो गया, रिपोर्ट पे लिखा है हाइपरथायरोडिज्म, समझ जाना है कि थायरोक्सिन ज्यादा निकल रहा है। अब जब थायरोक्सिन कम निकलेगा, ज्यादा निकलेगा, तो कोनो समस्या हो जाएगी का, तो कतई हो जाएगी बबुआ, समस्या ही समस्या हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी समस्या। कभी भी पूछे कि जो हाइपोथायरोडिज्म है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, हाइपोथायरोडिज्म इसमें क्या होता है, और हाइपरथायरोडिज्म इसमें क्या होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं दोनों के बारे में, ठीक है। चलो तो भाई, इंग्लिश में तो अभी पीछे मैंने हिंदी में तो पीछे लिख ही दिया था, हाइपो हाइपर वही है ना। चलिए अब देखो इधर, यहाँ पर जब हाइपोथायरोडिज्म होगा, तो मैंने कहा कि थायरोक्सिन की किससे होता है, अधिकता से या कमी से, तो आपने पढ़ लिया था अभी कि कमी से होता है। यहाँ पर ये थायरोक्सिन की अधिकता से होता है ना, लास्ट ये थायरोक्सिन की अधिकता से होता है। अब देखो, जब कभी भी हमारे अंदर हाइपोथायरोडिज्म हो जाएगा, तो हो जाता है आंखों का घेंगा। क्या हो जाता है दोस्त, आंखों का घेंगा। ये हाइपो है ना, हाइपर से होगा आंखों का घेंगा। थायरोक्सिन हार्मोन जब आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो दो पॉइंट आते हैं, आयोडीन की कमी से और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। दोनों की कमी से हमारे अंदर एक दिक्कत होती है जिसे कहते हैं गले का घेंगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा। तो आप लोग बताओगे हाइपोथायरोडिज्म में क्या होता है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पूरा सेंटेंस, ठीक है। तो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, थायरो, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना दोस्त, आप समझ रहे हो ना, ये थायरोक्सिन हार्मोन जब ये कम होता है तो कौन सी दिक्कत होती है, अभी मैंने आपको बताया हाइपोथायरोडिज्म। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन तथा आयोडीन दोनों ही पूछे जा सकते हैं, तथा आयोडीन की कमी से, की कमी से, ठीक है, कमी से गले का घेंगा हो जाता है, गले का घेंगा रोग, ठीक है। ये पूछा जाता है, पेपर में पूछा हुआ है, स्टार लगा लीजिए, घेंगा रोग जाता है। तो ये आपको पूछा गया है, और दोनों तरीके से पूछा गया है पेपर में। कैसे, एक बार पूछा गया है कि थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा कम हो जाने से क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन की भी कमी हो जाने से। दूसरा पूछा गया है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोनों ही चीजें कम हो जाती हैं जब आपके शरीर में थायरोक्सिन कम हो गया, सबसे पहले तो आयोडीन कम होगा। आयोडीन कम हो रहा है तो इस ग्रंथि पर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि आयोडीन से ही एक्टिव होती है। आयोडीन कम हुआ तो इस ग्रंथि पर दबाव पड़ रहा है, तो ये ग्रंथि थायरोक्सिन भी कम निकालना शुरू कर देती है, और इस ग्रंथि पर दबाव पड़ता है और ये फूल जाती है ऐसे। जब ये ग्रंथि फूल जाती है तो भाई इस तरीके से तुम्हारी गर्दन सूज जाती है, ऐसे हो जाता है, देखो कितना मोटा हो गया गला, ये ऐसे फूल जाता है हमारा गला। तो इसी को कहते हैं गले का घेंगा, इसी को कहा जाता है नेक गॉइटर,
इसी को कहते हैं भाई गले का घेंगा। तो गले का घेंगा कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि भाई हमारे थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है बॉडी में और आयोडीन कम हो जाता है, जिससे पूरी गर्दन इस तरीके से क्या हो जाती है, बाहर निकल आती है। तो गले का घेंगा किस हार्मोन की कमी या किस पोषक तत्व की कमी के कारण होगा? तो हार्मोन होगा थायरोक्सिन और पोषक तत्व आयोडीन। तो आप लोग लिख सकते हो लेस अमाउंट ऑफ, आप लोग लिखकर चलेंगे लेस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन, लेस अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन एंड आयोडीन कॉजेज आप बताते हो नेक गॉइटर। ठीक है, नेक गॉइटर। तो भाई नेक गॉइटर हो जाता है। क्लियर? यहां पर क्या होगा, जब आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो फिर से एक और घेंगा होगा, आंखों का घेंगा। ठीक है, आंखों का। तो यहाँ पर बताओगे कि आप लोग यहाँ पर क्या होता है, तो आप लोग बताकर चलते हैं थायरोक्सिन की अधिकता से, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से, हार्मोन अधिकता से क्या हो जाएगा भाई बताओ? अधिकता से आंखों का घेंगा हो जाता है दोस्त। क्या हो जाता है? आंखों का घेंगा। आंखों में आंखों आंखों का घेंगा हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो नेक गॉइटर कहते हैं जिसको, आंखों का घेंगा। ठीक है, तो बताओगे मोर अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन, मोर अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन, दोनों घेंगे हैं, मोर अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसका जब ज्यादा अमाउंट हो जाता है, ठीक, कॉजेज क्या हो जाएगा भाई? कॉजेज एक्सोथैलेमिक गॉइटर। आंखों के घेंगे को कहते हैं एक्सोथैलेमिक गॉइटर। एक्सोथैलेमिक गॉइटर क्या कहते हैं भाई? एक्सोथैलेमिक गॉइटर। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको पेपर में आए हैं, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों। ठीक है, क्लियर? टेलीग्राम पर बेटा मुझे टैग करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्या मैम कोई और बीमारियां भी होती हैं, जैसे यहाँ गले का घेंगा हो गया, यहाँ आंखों का घेंगा हो गया। आंखों के घेंगे में क्या होता है, आंखें ऐसे बाहर को निकल आती हैं, है ना, आंखें ऐसे बाहर को निकल आती हैं। तो ये होता है भैया आपका आंखों का घेंगा। इसी को कहते हो एक्सोथैलेमिक गॉइटर। यही होता है एक्सोथैलेमिक गॉइटर। ठीक है, आंखों का घेंगा जिसको कहते हो, आंखों का घेंगा, आंखें ऐसे बाहर को निकल आती हैं, बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं, थायरोक्सिन की अधिकता से होता है ये। ठीक है, क्लियर? मैम हाइपोथायरोडिज्म, बेटा हाइपोथायरोडिज्म एक कंडीशन है, एक स्थिति है। ठीक है ना? ठीक है, एक कंडीशन है बेटा ये। तो अगर किसी को हाइपोथायरोडिज्म हुआ है तो गले का घेंगा भी हो सकता है। फिर अगर किसी को हाइपरथायरोडिज्म हुआ है तो आंखों का घेंगा हो सकता है। अभी तो और भी बीमारी हो सकती है। चलो आओ, और भी पॉइंट, और भी दोनों में अंतर बताती हूँ, है ना। फिर से आ जाओ इधर, फिर से दोनों में डिफरेंस करके चलते हैं। इधर हमने बात करी थी किसकी? हाइपो की, हाइपो। इधर हमने बात करी थी किसकी? हाइपर की। ठीक, तो भाई जब हम लोग हाइपो की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट और याद रखना, जब हाइपोथायरोडिज्म होता है तो हाशीमोटो डिजीज भी होती है, हाशीमोटो डिजीज। ठीक है, हाशीमोटो डिजीज। तो कभी भी आपको पूछे कि भाई हाशीमोटो रोग किसके कारण होता है, तो हाशीमोटो बीमारी, हाशीमोटो रोग हो जाता है जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है। ठीक है, तो हाशीमोटो रोग भी हो जाता है, हाशीमोटो रोग। समझ में आई? गाना सुना है, हायरी मेरी मोट, हायरी मेरी मोटो। ठीक है, तो अब भैया मोटो पर तो बहुत गाने चल रहे हैं। मेरी मोटो सूट पहन के ने आई, बचाइए मेरे राम, तो खड़ा देखे गाम। ठीक है, तो आपको पेपर में कभी भी पूछे कि हाशीमोटो रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो आप बताते हो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। कि हाइपो टर्म का मतलब ही थायरोक्सिन की कमी है ना। हाइपोथायरोडिज्म मैंने बताया था ना, हाइपोथायरोडिज्म कहते हैं इसको, कमी हो जाना, और इसको कहते हैं हाइपरथायरोडिज्म। क्लियर?
हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं इसको, अभी पीछे मैंने लिखवा ही दिया था। अब यहाँ पर भी कोई बीमारी होती है तो हाँ जी, यहाँ पर हो जाता है ग्रेव रोग। ठीक है, यहाँ पर और कौन सी बीमारी हो सकती है? ग्रेव डिजीज। तो पूछता है कि ग्रेव्स डिजीज किस हार्मोन की अधिकता से या कमी से होती है, तो बताओगे कि ग्रेव रोग हो जाता है, ग्रेव रोग हो जाता है ना। तो आपके शरीर में जब थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा बनने लगेगा तो ग्रेव रोग भी हो सकता है, ग्रेव डिजीज। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर जब आपको कभी भी पूछे कि जो हाशिमोटो डिजीज है वो कैसे होगी, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि थायरोक्सिन हार्मोन, जब आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन होता है, जब उसका नॉर्मल लेवल होगा तो आपकी थायराइड ग्लैंड ऐसी दिखेगी, एकदम मतलब नॉर्मल साइज में रहेगी। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम निकलने लगेगा, अब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ही मैंने बताया था गले का घेंगा होता है, गले का घेंगा, और गले का घेंगा होगा तो आपकी गर्दन सूज जाती है, क्योंकि ये थायरोक्सिन ग्रंथि भी ऐसे मोटी हो जाती है, इस पर भी स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, अब जब इस पर स्वेलिंग आ गई, ये सूज गई, तो फिर इसी के द्वारा हाशिमोटो डिजीज भी हो जाएगी। हाशिमोटो डिजीज जिसमें इसको एक इम्यून डिसऑर्डर के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, तो हाशी टॉक्सिसिटी या हाशिमोटो डिजीज में क्या होता है, तो देखो इस तरीके से होता है, इसके अंदर प्यारे दोस्त बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना, बहुत ज़्यादा मोटे से हो जाते हैं हम लोग, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, हाथ और पैर की शेप बिगड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, चेंज इन बॉल मूवमेंट, आपको बहुत ज़्यादा मोशन आने लग जाते हैं, बार बार कुछ भी खा रहे हो पोटी चले जाते हो, है ना। चेंज इन मूड, चिड़चिड़ापन, अभी तो बड़े खुश हैं, थोड़ी देर बाद फिर गुस्सा आ जाता है। तो मतलब ये सब हाशिमोटो, ये बहुत ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी में नहीं रह सकते, तो ये होता है हाशिमोटो, ये हो सकता है बेटा। ठीक है, दाईं आंख से कम क्यों दिखाई देता है, बाईं आंख की ज़्यादा, बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, वो पॉइंट हमारा कई बार हो जाता है एक आंख का ज़्यादा एक आंख का कम, तो वो न्यूट्रिएंट वैल्यू पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ब्लड के फ्लो के न्यूट्रिएंट जो हैं वो ब्लड के फ्लो से दोनों आंखों में आपका सही नहीं पहुंच रहे हैं, इससे कई बार आंखों की सेल्स में दिक्कत हो जाती है। तो हाशिमोटो डिजीज़ ये होती है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पूछ सकता है कि हाशिमोटो डिजीज़ कैसे होती है, तो आपने कहा थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। ठीक है, चलो अब ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है। ग्रेव डिजीज़ जो होती है ये आप लोगों का एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये भी, इसमें क्या होता है कि आपकी रोगों से लड़ने की प्रणाली आपको ही बीमार करने लगती है। ठीक है, ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है, ये क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है बेटा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, डिसऑर्डर है। मतलब क्या है, एक स्वतः प्रतिरक्षा प्रणाली रोग है, स्वतः प्रतिरक्षा प्रणाली रोग। ठीक है, तो ये पूछ लेता है पेपर में कि ग्रेव डिजीज कैसी बीमारी है, तो ऑट इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब इसमें क्या होता है कि भाई देखो, आप जानते हो ना हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की एक शक्ति है ना, हमारा शरीर हमें बचाता है, रोगों से बचाता है हमारा शरीर हमें। तो इसमें क्या होता है कि हमारा शरीर जो रोगों से बचाने वाली हमारी सुरक्षा है वो हमारे ही विरुद्ध काम करने लगती है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमार करने लगता है। ये होता है हाशिमोटो डिजीज। मतलब हमारी इम्यूनिटी जो जिस इम्यूनिटी को हमें बचाना चाहिए बैक्टीरिया से, वायरस से, वो खुद हमें बीमार करने लगती है। हम कुछ भी खाएं या हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर है दवाई के रूप में भी जो पहुंच रहा है, ये सोचती है कि ये हमारे लिए खतरनाक है और उसको मार गिराती है। तो हमारी अच्छी एंटीबॉडीज को मार गिराती है ये बीमारी। अब जब अच्छी अच्छी एंटीबॉडीज मर गई शरीर की तो हमारी इम्यून सिस्टम भी खत्म हो जाता है। तो ये होता है ऑट इम्यून। तो ये खुद हमारा शरीर हमें खुद बीमार बनाने लगता है। जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने वाले फैक्टर बन रहे होते हैं उनको ये खत्म कर देती है बीमारी, और हमारे शरीर में कोई प्रणाली फिर बचती नहीं है। ये होता है हाशिमोटो डिजीज या ये ग्रेव डिजीज, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एक और बीमारी होती है जिसके बारे में आपको पेपर में पूछ लेता है, मिक्सोडीमा। एक और बीमारी होती है भाई मिक्सोडीमा। ठीक है, तो ये जो मिक्सोडीमा होता है ये भी आपके थायराइड हार्मोन से या थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड हार्मोन बीमारी है। तो ये भी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड आपकी बीमारी होती है। मिक्सोडीमा भी
थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग है ना, ये भी आपकी थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड बीमारी है, मिक्सोडीमा। तो नोट डालकर इसको भी लिख लेना भाई, मिक्सो, ठीक है, मिक्सोडीमा। तो मिक्सोडीमा किस हार्मोन, किस ग्रंथि से संबंधित रोग है? तो आप बताते हो थायराइड ग्लैंड से संबंधित है ये बीमारी भी। इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन, भूखने लगते हैं चीज़ों, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे कम, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी ठंडी रहने लगती है, शरीर का टेम्परेचर गिरने लगता है ना। लो ब्लड प्रेशर कम रहने लगता है। और बेटा स्लो हार्ट रेट, दिल धीरे धीरे धड़कता है। 72 मिनट होनी चाहिए ना, एक मिनट में 72 टाइम दिल धड़कना चाहिए, तो इनकी हार्ट रेट कम हो जाती है, 50 से 60 के आसपास रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो ब्रीथिंग, सांस कम ले पाते हैं ना, स्लो ब्रीथिंग, सांस लेने में, सांस श्वसन दर धीमी हो जाती है ना। और पैरों पे, हाथों पे, मुंह में स्वेलिंग आ जाती है, ये होता है प्यारे दोस्त, ठीक है ना, ठीक। चलो निखिल, बिल्कुल लेंगे मैराथन क्लास भी, अभी पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को अपनी स्पीड दे दें उसके बाद, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? ये मिक्सोडीमा है बेटा, मिक्सोडीमा, क्लियर? हाँ, ये मिक्सोडीमा है। और जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्त हाशीमोटो की, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ग्रेव डिजीज जो होती है, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज जो होती है, इसके बारे में याद रखना कि ये ओट इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़े, ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इतनी चीजें थी थायरोक्सिन हार्मोन से आपको पढ़नी है बेटा। अब समझाने में वो टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी टाइम हो गया है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और दूसरे हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। थायरोक्सिन के बारे में तो सारा पढ़ लिया, अब आ जाओ कैल्सीटोनिन की बात करते हैं। तो भाई ये जो कैल्सीटोनिन है ये क्या काम करता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन भी आपकी थायराइड ग्लैंड निकालती है, कैल्सीटोनिन, ठीक है, कैल्सीटोनिन। चलो इसके बारे में भी बात करते हैं, कैल्सीटोनिन के बारे में। ये जो कैल्सीटोनिन है ना, ये क्या करता है? तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल को बैलेंस करता है। तो लिखोगे कि ये शरीर में कैल्शियम, ठीक है, आपके शरीर में जो कैल्शियम है, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, आपकी हड्डियों में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस के स्तर को संतुलित करता है भाई, ठीक है। तो आपने लिखा कि क्या करता है? संतुलित करता है, ठीक है। कई बार आपकी बॉडी के अंदर जब कैल्शियम लेवल बहुत कम हो रहा होता है, तो वहां पर तो पैराथायरॉयड हार्मोन है जो अभी बताऊंगी, लेकिन कई बार कैल्शियम आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा कैल्शियम को ये घटाकर बैलेंस करता है। ये क्या करता है? शरीर में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के स्तर को संतुलित करने वाला हार्मोन। तो आप लोग बताते हो इट बैलेंस, ये क्वेश्चन आ जाता है। इट बैलेंस लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इन बोथ, ठीक है। आपके शरीर में कैल्शियम और प्यारे दोस्त जो फॉस्फोरस है उस लेवल को बैलेंस करता है, ठीक है ना। अब देखो, अब एक लास्ट चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कई बार आपको पेपर में आ जाता है कि कैल्शियम जब हमारे शरीर में ज्यादा हो जाए या कैल्शियम हमारे शरीर में कम हो जाए, तो उस परिस्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर में अधिक कैल्शियम होने की स्थिति को क्या कहते हैं। जब आपके शरीर में जो कैल्शियम है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बात करेंगे कैल्शियम के ऊपर, ठीक है। कैल्शियम जब आपके शरीर में क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाता है जब कैल्शियम, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? जब कैल्शियम आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर। देखो ज़्यादा, अभी मैंने बताया था ना, हाइपर वर्ड का मतलब होता है ज़्यादा होना, तो हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सीमिया का मतलब होता है कि कैल्शियम, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया।
जब आपके शरीर में ज़्यादा कैल्शियम होता है इसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, इसको कहा जाता है हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, समझ में आई बात? इसको क्या कहा जाता है? हाइपर कैल्सीमिया। अब देखो, हाइपर कैल्सीमिया जब हो जाता है तो हमारे अंदर पथरी हो सकती है दोस्त। ठीक है, अगर आपके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पथरी हो सकती है, हमें स्टोन हो सकती है, हमारे शरीर में पथरी बन सकती है फिर हाइपर कैल्सीमिया जब हमें हो जाता है। और जब कैल्शियम लेवल आपके शरीर में बहुत कम है ना, कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, लेस अमाउंट हो जाता है कैल्शियम का, तब हमें क्या हो जाता है? तो तब हमारे अंदर एक और आप बताएंगे नई कंडीशन बनेगी जिसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, जिसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपो, हाइपो का मतलब कमी, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक बच्चा पता नहीं क्या कह रहा है, एक पेज भी नहीं लिखवाती हो। इस तरीके से तो भैया 1 साल लग जाएगा कोर्स खत्म होने। तो भाई 1 साल ही चलेगा, ये फाउंडेशन बैच है। ठीक है, और एक पेज तुमने अच्छा जितने आज आज आपने कितने कॉन्सेप्ट सीख लिए, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तुम उस बच्चे से कि भाई इन्हें लगता है कि समझाएं ना, सिर्फ आकर लिखवाते चले जाएं, लिखवाते चले जाएं। तो भाई ऐसे तो 1 हफ्ते में इस कोर्स खत्म हो जाएगा। सिर्फ आकर जब हम समझाएं ना चीज़ों को, ऐसे तो हमारा 1 हफ्ते में कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आप समझना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ लिखना चाहते हो क्या? आप सिर्फ लिखना चाहते हो प्यारे दोस्त। हाइपोकैल्सीमिया मतलब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाना, है ना। और जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हड्डियों में दर्द होगा, दांतों में दांत टूटने लग जाएंगे ये। तो भाई आप, पता नहीं कुछ बच्चे शायद पेज भरने के लिए आते हैं कि आज कितना पेज भरा, आज कितना पेज भरा, आज कितना सीखा, आज कितना करा, शायद ये करने के लिए शायद आप नहीं आते हो। ठीक है भाई, पेज ही भरना चाहते हो, पेज ही भरने का मोटिव है, बहुत बढ़िया चीज़, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब अगली ग्रंथि है भाई पैराथायरॉइड। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड, एक पैराथायरॉइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पराअवटु के नाम से जानते हैं, पराअवटु। तो भाई आइए पराअवटु, अगर पेज ही भरने हैं तो फिर पीडीएफ बनवा के ले आएंगे, और पीडीएफ बनाकर 10-12 स्लाइड अच्छे से भरी हुई पीडीएफ से ले आएंगे, और लो भाई लिखो लिखो, भरो पेज, भरो पेज, भरो पेज, ऐसे करवा देंगे। फिर ये चाहते हो क्या? ये बताओ। अब देखो इधर, अब यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ कि मैम परावटू की लोकेशन क्या होती है, इस ग्रंथि की लोकेशन क्या होती है, इस ग्रंथि का स्थान क्या होता है, ये आपको पूछता है। ये जो ग्रंथि होती है ये आपके थायराइड के ऊपर, ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है परावटू मतलब अवटू ग्रंथि के ऊपर, थायराइड के ऊपर होती है, तभी इसको कहते हैं पैराथायरॉइड। तो आप लोग बताते हो कि कहाँ होती है? थायराइड के ऊपर होती है। ठीक है, ये कहाँ होती है? थायराइड के ऊपर। क्लियर? तो ये थायराइड के ऊपर पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड के। ठीक, आगे बढ़े। चलो, तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर होती है, मींस अबव टू थायराइड। क्लियर? अबव टू थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ऊपर की तरफ ये पाई जाती है। इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर ऑफ थायराइड। तो आप लोग बताओगे कि इसे क्या कहते हैं? इसे सिस्टर ऑफ थायराइड के नाम से जाना जाता है, सिस्टर ऑफ थायराइड कहते हैं। क्लियर? इसे सिस्टर ऑफ थायराइड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सिस्टर ऑफ थायराइड कहते हैं। तो आप लोग बताओगे नो एज सिस्टर ऑफ थायराइड। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? इसको कहा जाता है सिस्टर ऑफ थायराइड, क्योंकि थायराइड के ऊपर पाई जाती है। और इसकी खास बात ये भी है कि इसकी संख्या भी आपको पूछी जाती है पेपर में, ये ग्रंथि संख्या में कितनी होती है, इस ग्रंथि का नंबर
इस ग्रंथि की संख्या भी आपको पेपर में पूछी जाती है। तो इस ग्रंथि की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 1 2 जोड़ी, ठीक है। ये कितनी होती है? 2 जोड़ी। जोड़ी में पूछे तो 2 जोड़ी होती है, 2 पेयर होती हैं बेटा, ठीक है, 2 पेयर। और अगर आपको टोटल संख्या पूछे तो 4 होती हैं ये संख्या में, टोटल पूछे तो 4 होती हैं, ठीक है। लेकिन जोड़ी पूछे तो कितनी होती है? 2 जोड़ी। अब कैसी दिखती हैं? तो देखो इस तरीके से, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड होती है आपके गले में। अब इसी के ऊपर देखो ये रही आप लोगों की पैराथायरॉयड, ये रही आप लोगों की पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के पिछली तरफ, ये तो इसका थायराइड का फ्रंट व्यू है, सामने का आपका व्यू है, जैसे भी मैं खड़ी हूँ ये सामने यहाँ है थायराइड। इसके बैक साइड पीछे की तरफ होती है पैराथायरॉयड, संख्या में 4 होती हैं, 1 2 3 4 दिखाई दे रही है ना, है ना। अब देखो, है ना, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हम कि ये जो थायराइड ग्लैंड होती है पैराथायरॉयड, इसके बारे में एक पॉइंट ये और इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कंट्रोल नहीं होती। तो ये पूछा जाता है, तो नोट डालकर हम लोग इसको हम लोग नोट डालकर लिख लीजिएगा बेटा। नोट डालकर हम लोग लिखेंगे कि यह पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि थी आपकी जो सबको कंट्रोल करती है, वो इसको कंट्रोल नहीं करती, द्वारा नियंत्रित नहीं हो, ठीक है, नियंत्रित नहीं हो। तो याद रखना ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं होती। तो बताओगे पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड इज नॉट कंट्रोल्ड, ठीक है, इज नॉट कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, एक भी पिट्यूटरी से ऐसा हार्मोन आपने पढ़ा था तो पैराथायरॉयड को कंट्रोल कर रहा हो, मैंने ये लिखवाया, ठीक है। एक भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, जब मैंने हार्मोन पढ़ाए थे तो बच्चा कह रहा है कि एक भी पेज नहीं भरवाया है, शायद उस बच्चे ने सारे हार्मोन जरूर याद कर लिए होंगे, तो पिट्यूटरी ने निकलवाए थे, ठीक है। तो पिट्यूटरी से मैंने एक भी ऐसा हार्मोन आपको नहीं बताया था जो पैराथायरॉयड को कंट्रोल कर, थायराइड को कंट्रोल करने वाला जरूर बताया था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग, बट पैराथायरॉयड को कंट्रोल करने वाला एक भी नहीं। तो ये खुद अपने आप को कंट्रोल करती है, इसका इस पर पिट्यूटरी का कंट्रोल नहीं होता। तो ये पूछा गया प्रश्न है पेपर में, इस पॉइंट को आप इंडिकेट करेंगे स्टार के साथ, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि मैम ये जो थायराइड ग्लैंड, ये पैराथायरॉयड जो होती है ये कौन सा हार्मोन निकालती है? तो पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो आप लोग बताकर चलते हो एक ही होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो एक हार्मोन होता है बेटा। कौन सा हार्मोन ये रिलीज करती है? जो इसका नाम है, ठीक है। तो ये निकालती है पैरा हार्मोन, या तो इसको पैरा हार्मोन हम लोग कह देते हैं, या पैराथायरॉयड, या पैराथायरॉयड। तो किसी भी नाम से ये एग्जामिनेशन में आपको आ जाता है, ठीक है, किसी भी नाम से आ जाएगा। या तो पैरा हार्मोन, पैरा हार्मोन कौन सी ग्रंथि निकालती है ये आ जाता है, या आप लोग बताते हो पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड, क्लियर। अच्छा, ये हार्मोन क्या काम करता है? तो ये हार्मोन जो होता है आप लोग बताओगे कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्सीटोनिन था ना, कैल्सीटोनिन के साथ मिलकर कैल्शियम लेवल को और फास्फोरस लेवल को प्यारे दोस्त कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? मैम सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है, बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही बात, ठीक है। उस पॉइंट को अभी मैं आपको लिखवाऊंगी, क्लियर। चलो अभी देखो इधर, यहाँ पर ये क्या काम करता है पैरा हार्मोन? तो आप लोग बताओगे कि यह थायराइड, यह थायराइड ग्रंथि के साथ मिलकर, ठीक है, तो लिखेंगे यह थायराइड ग्रंथि के साथ मिलकर, थायराइड ग्रंथि के साथ मिलकर क्या करता है? साथ मिलकर कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस
स्तर को संतुलित करता है। ठीक है, स्तर को संतुलित करता है, तो इसका भी काम वही है भाई। ठीक है, जो कैल्सीटोनिन कर रहा था ना थायराइड ग्लैंड से जो निकल रहा था, तो ये भी कैल्सीटोनिन या थायराइड ग्रंथि के साथ मिलकर कैल्शियम और फास्फोरस स्तर को नियंत्रित करता है, यानी ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। देखो कैल्सीटोनिन ने क्या करा था, कैल्शियम जब ज्यादा हो रहा था तो घटाया था, और पैरा क्या कर रहा है, पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम जब कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा। तो एक घटा रहा है एक बढ़ा रहा है, इस तरीके से दोनों बैलेंस कर रहे हैं आपके इस कैल्शियम लेवल को। तो ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, इस सिंबल से आप समझ जाओगे कि बढ़ाता है। ठीक है, और इस सिंबल से आप समझ जाओगे कि ये घटाता है, ये कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, घटाता है। ठीक है, अब आपको अभी अभी एक बच्चे का डाउट आया है कि मैम हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इस लास्ट पॉइंट को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि थायराइड, थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लियर, समझ में आ गई बात? बताएंगे थायराइड इज द बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये पॉइंट भी हमने लिख लिया। ठीक है, चलो अब टाइम हो चला है, अब मिलेंगे कल। हमने कितनी ग्रंथियां कर ली? हमने 4 या 5 ग्रंथियां कर ली, 3 तो दिमाग में करी और 2 गले में कर ली, 3 2 5 हमने कर लिए। कल हम थाइमस के साथ, हाँ ये बहुत बड़े चैप्टर है बेटा। ठीक है, चलो अब हम लोग अब मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है मैम, पैरा हार्मोन का भी इंग्लिश में लिखवाओ। अच्छा, यहाँ से इंग्लिश में लिखना है? चलो लिखवा देती हूँ, यहाँ लिखवा दूँ भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखवा देती हूँ। पैरा हार्मोन का, पैरा हार्मोन होता है, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्ड, कि वहाँ जगह नहीं है नीचे, इट कंट्रोल्ड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस with thyroid gland, वे थायराइड ग्लैंड के साथ मिलकर कंट्रोल करता है कैल्शियम और इस लेवल को। ठीक है, चलो अब कल की क्लास में करेंगे हम लोग। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।